मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिकादीन हो गया है। अब उसे कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद कुर्मी अब हरकू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटियामेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल से अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक ही हल्की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार जरूर पड़ता, कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखें पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गुदापूर्णा की जड़। पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरकू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिकादीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देन थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर देना दूसरी बात। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिकादीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिकादीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा जाते। या तो उसे सोचता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को भी जान से प्रिय समझता था, अथवा जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा नहीं आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम के साथ निकाला। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांवों के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर, न गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शरीर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी को रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरकू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट, खाद पांच से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन न लेने देते थे। न जाने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान देने को तैयार था,
कोई नजराने की धूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था, लेकिन ओमकारनाथ सब तो टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु, जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, उन्हीं खेतों का ही तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओमकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरखू ने उसे 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजरानी के 100 अलग। तुम्हारे साथ रियासत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजरानी के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा पूंजी थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहाँ से लाऊं? ओमकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियासत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपए ला सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती। ओमकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हमें ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। यही कहीं यह चंदा, कहीं वह चंदा, कहीं यह नज़र, कहीं वह नज़र, कहीं यह इनाम, कहीं वह इनाम, इसके मारे का चूमा निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डलियों में उड़ जाते हैं, जिसे डाली ना तो वह मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवा कर डालियाँ सजाता हूँ। उस पर कभी कानून को आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूँ तो नक्कू बनूँ और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊँ। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसद खुराक की मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आए? बस जी चाहता है कि छोड़कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर ले और दूसरे को रो रो कर दे। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियासत कर रहा हूँ, मगर तुम इतनी रियासत पर खुश नहीं होते तो हरी इच्छा नजराने में एक पैसे की रियासत ना होगी। अगर एक हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूँगा। लेकिन सुभागी, जो चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी, वह क्रोध से भरी हुई कालिका दिन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लतेड़ा। कल का पानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं। देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लोगो एक कर दूं। पड़ोसिया ने उसका पक्ष लिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे? सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त बहुत शांत हो गया, किंतु वही वायु जो पानी से लहरें पैदा करती है, वृक्षों की जड़ों को उजाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दिन की स्त्री से छेड़छाड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा? अब यह जीवन कैसे कटेगा? ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे? मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान को सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, पर मान था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा? कौन उसके द्वार पर आएगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बेलों को नान में लगाएगा? वह दिन अब कहाँ? वह गीत गाकर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था, पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था।
अब अनाज को टोकरे भर भर कर कौन लाएगा? अब खेती कहाँ, बखार कहाँ? यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़रों में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता था कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से तो उऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 को खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसा था? इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश की घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई खेतों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर जाता, अपने हलों को निकाल देखता। इसकी मुठिया टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ाई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हाल भी बिगड़े हुए हैं, चलो मेरे हाल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सच के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती कि इस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बात सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा हो अपने पहले को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई गाहक आए तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक गाहक तो हम ही हैं, हमें को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं? वैसा कहो, 3 महीने से हील हवाला करते चले आए हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अंगोरे बैठ रहे हैं। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब, जैसे इतने दिन माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी के इशारों से बात की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर में ही रह जाएं। कभी कभी आँख से दिया देख तो लिया करूँगा। मंगल सिंह, अभी तो कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल सिंह, वह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सत्ता सौदा करने का अच्छा सौ अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषाद में नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर झाटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उजाड़ा करता था। ये मेरी आशा के 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती। उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सौभाग्य भी दलान में पड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सौभाग्य चिलम भरकर ले आई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी 3 चढ़ आया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा, घर बेचूं तो
या लेने वाला ही कौन है। और फिर बाप दादू का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपये या 30 रुपये से अधिक ना मिलेंगे। उधार लूँ तो देता कौन है। अभी बनिए के 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, पर एक पैसा भी ना देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हीं को बेचता। दे देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिया के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सोचता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसके मेड़े बनाई, उसका मजाक दूसरा उठाएगा। वे खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उसकी एक अंशुल भूमि उसके रक्त में रंगी हुई थी। उसके एक एक परमाणु उसके पसीने से तर रहा था। उसके नाम उसकी जीवा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 24 का, कोई 22 का, कोई नालबेला, कोई तरिया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों की चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हों, मानो उसके भले बुरे का साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मिठाइयाँ, सारी हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इसके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही सब हाथ से निकले जाते हैं। वह घबराकर घर से निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ रोता, मानो उसे विदा हो रहा है। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता मानो हरखू आज ही मरा है। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिराने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी। सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा और दौड़कर बाहर आई। इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नान के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारा दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया और पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था और बैलों को हल में लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए खेतों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके थे। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपये महीना घर आता है। सौगा कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों दिन तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूँ खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वो मजबूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए कुत्ते की भांति दबकती फिरती है। अब वह पंचायत में भी नहीं बैठती। वह मजदूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेत के चारों तरफ मड़ाया करता है। अंधेरा होते ही और मेड़ पर जाकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला मुमकानात बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग उन खेतों के नाम से डरते हैं। धन्यवाद।